हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट में आपने देखा होगा रिलेवेंट सब्जेक्ट में आप में 2 टॉपिक रखी गई है। इसके अलावा भी और टॉपिक है, फिलहाल हम अभी यहाँ पे 2 की बात करेंगे। पहला तो ये है कि नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप और दूसरा है आपका अबाउट द यूनिवर्सिटी। ये 2 टॉपिक आपके रखे गए हैं। इस पे बेस्ड आपको MCQ जो है प्रैक्टिस सेट अभी कराया जाएगा। इससे किस तरीके की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, आप एक पैटर्न देख पाएंगे और साथ साथ सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने अभी ये नहीं पढ़ा है नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप, इसके विषय में हमने एक वीडियो बनाई थी और वो जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो प्लेलिस्ट है उसी में है, उसको आप जाके देख सकते हैं यदि किसी ने ना देखा। वहाँ देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो ऑफिस अपकीप है उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि थ्योरी का जो सेक्शन है अगर वो हमारा कंप्लीट है तो क्वेश्चन चाहे जैसा आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बतानी है प्रैक्टिस सेशन से पहले कि जो अबाउट द यूनिवर्सिटी है कि यूनिवर्सिटी के बारे में आपको, तो उससे संबंधित भी जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है उसमें भी कुछ हद तक चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने काफ़ी कवर कर लिया होगा। इसमें इस सीरीज़ में यानी अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मैंने अबाउट द यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चन रखे हैं और वो क्वेश्चन वो रखे हैं जो मैंने अभी आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उस वीडियो में नहीं बताए होंगे। तो जो आपके यूनिवर्सिटी के बारे में यानी अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ है उसके विषय में पहले भी थ्योरी क्लासेस दी गई है और एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में भी बताया गया है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी सिलेबस में दिया गया है रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। जनरल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहीं पे थ्योरी सेक्शन में अलग से क्लासेस पूरी लगी हुई हैं जो मैंने पढ़ाई होंगी, वहाँ आप पढ़ लीजिए ताकि किसी तरीके का क्वेश्चन अगर इस सेक्शन से आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेशन शुरू करूं उससे पहले एक पॉइंट बता दें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी हों जो उन्होंने नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप की थ्योरी न पढ़ी हो तो उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आपको ही देखे होंगे, आप जितने भी पद निकाले गए हैं केवल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में ही ये टॉपिक रखी गई है। ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि आपका एक क्लर्कियल वर्क है, आपको वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम पे भी काम करना पड़ सकता है और दूसरी बात है आपको मैनुअली भी काम करना पड़ेगा। ऐसा मत समझिएगा कि केवल आपको कंप्यूटर सिस्टम मिल गया उसी पे आपको काम करना है। आपको कंप्यूटर नॉलेज पूछी गई है, मतलब आप में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है कि आपको आना चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैनुअल आपको काम नहीं करना होगा, यानी फाइल रिकॉर्ड्स जो भी होंगे उनको रखना, मेंटेन करना, वो सब आपका भी काम होगा। ठीक है, क्योंकि ऑफिस अपकीप का मतलब ही है कि जो कार्यालयी रख रखाव हैं उससे संबंधित आपको जानकारी पूछी जाएगी। तो ये जो है इसमें जो प्रश्न आएंगे कोई फैक्चुअल प्रश्न नहीं आते कि आपको कोई चीज़ लिखी है और उसका आंसर जो राइट है वही होगा। आपको सेंटेंस बदले जाएंगे। एक आम जीवन में जो चीज़ें हम करते हैं दैनिक जीवन में, कार्यालय में, उससे संबंधित सेंटेंस दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इस तरीके से इससे प्रश्न बनेंगे और जो थोड़े से फैक्चुअल हो सकते हैं 1-2 प्रश्न, उसको मैंने इसी सीरीज़ में इंक्लूड कर लिया है। तो इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको ये स्तर समझ में आएगा कि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। अबाउट यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में इसमें एक्ट नहीं शामिल हो जाएगा आपका। ठीक है, यूनिवर्सिटी के बारे में का मतलब है उसके बारे में डेवलपमेंट और किस वायसराय के टाइम में ये सब हुआ था, इस समय वर्तमान में जो हैं कुलपति कौन है, या इस तरीके की फैक्चुअल प्रश्न जो होंगे वो पूछा जाएगा। अबाउट द यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं है। ठीक है, इन दोनों को आइए देखते हैं। और अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया कि मैंने पहले भी चीज़ें बताई हैं, उसको पढ़ लीजिएगा ताकि ये सेक्शन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी भी प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे इसी वीडियो के, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं इसी तरीके से आपको चीज़ों को सामने आएगा और आपको अपने से सोच के सही आंसर करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि किसी कार्यालय में नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। जैसे अगर आपको किसी भी कार्यालय में नौकरी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अपने को वहाँ पे खुद को रखिए और ऑप्शन का आंसर दीजिए। आवेदन पत्र आप करेंगे, देंगे, या कार्यालय आदेश देंगे, या कार्यालय ज्ञापन देना पड़ेगा, या परिपत्र आएगा। बताइए कि क्या होगा। सर्कुलर जो होता है ना, नोटिस, उसी को परिपत्र कहेंगे। बताइए कि क्या होगा इसमें से। तो आवेदन कहते हैं ना, आवेदन करना है। आप अभी परीक्षा का फॉर्म भरे थे ना, तो आवेदन ही तो आपने किया था नौकरी लेने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएंगे आंसर।
देखिए आपका, जैसे मैंने बताया ना कि आपका क्लर्कियल वर्क है, आपको टाइपिंग से संबंधित कोई मैटर आया, कोई लेटर आया, नोटिस आई, उस तरीके को चीज़ों को बनाना करना, ये सब भी आपको पड़ेगा। तो ये सब आपके ऑफिस अपकीप के जो है काम है कि आपको भी किस तरीके से काम करना पड़ सकता है। तो मेन पॉइंट जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, देखते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आदरणीय या महोदय। आप देखते होंगे जब हम लोग लेटर लिखा करते थे, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, इंटर हाई स्कूल, तो आपको अप्लीकेशन लिखने को आता था, ठीक है। तो आप वहाँ पे लिखते थे ना, तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि संबोधन जो है किस प्रकार के पत्र में आप प्रयोग करेंगे, किसको लिखेंगे, आदरणीय या महोदय। कार्यालयीन पत्र में लिखेंगे, पारिवारिक मतलब आप किसी अपने परिवार के लोगों को पत्र लिख रहे हैं, जैसे अपनी फैमिली में सिस्टर को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, तो क्या उनके लिए आप यूज़ करेंगे, या छात्रों को, जैसे आप कहीं के शिक्षक हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, आप जहां आप जा रहे हैं, तो क्या आप छात्रों के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे, या विज्ञापन देंगे तब आप लिखेंगे। आपको बताना है कि ये शब्द का प्रयोग आप कब करेंगे। तो कार्यालयीन पत्र जो होगा, जो बनाए जाएंगे लेटर, उसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, परिपत्र। परिपत्र किस श्रेणी में आता है बताना है आपको। जो परिपत्र होता है, तो क्या ये व्यक्तिगत होता है, पारिवारिक पत्र होता है, सामाजिक पत्र होता है, या कार्यालयी पत्र होता है। तो जो परिपत्र है वो हमारा कार्यालयी पत्र होता है। परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर से मतलब है। नेक्स्ट, रिपोर्ट में सर्वप्रथम लिखा जाता है, जैसे कहीं आपको कोई चीज़ का रिपोर्ट देना है। देखिए जो आपकी नियुक्तियां होती है, ज़रूरी नहीं मेन कैंपस में हो, उसके जो संगठक महाविद्यालय हैं वहाँ पर भी हो सकते हैं, किसी अलग अलग उसमें कई डिपार्टमेंट है वहाँ हो सकते हैं। तो पूछा यही जा रहा है कि अगर किसी को आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आपको रिपोर्ट करनी है, या कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है, या एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ भेजनी है, आपके मतलब मेन जो कार्य परिषद है वहाँ से अगर आदेश आया है, तो आप क्या करेंगे। संस्था का पहले नाम लिखेंगे उस रिपोर्ट पर, या आयोजन स्थल का नाम लिखेंगे जहाँ पर वो चीज़ आयोजित होनी है, या बैठक या सम्मेलन का उद्देश्य पहले लिखेंगे, या आयोजन तिथि लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको बताना है। तो हम लिखेंगे क्या, संस्था का नाम लिखेंगे कि कहाँ से, मतलब किस संस्था या किस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जिससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाए, उसका आप जो है संस्था का नाम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जिन रिकॉर्ड या फाइलों की ज़रूरत नियमित होती है उसे आप कैसे व्यवस्थित करेंगे। मतलब कुछ ऐसी फाइलें होती हैं, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो अपने घर में भी आप देखेंगे कुछ ऐसी ज़रूरत की सामान है वो जो रोज़ यूज़ हो रहे हैं, डेली उनकी ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं शायद जब कोई फेस्टिवल आता हो तब उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसको वही पूछा जा रहा है, जो नियमित रूप से ज़रूरत पड़ती है उसको व्यवस्थित आप कैसे करेंगे। तो हम तो ऐसा ही करना चाहेंगे ना कि अगर हमको उसकी चीज़ की ज़रूरत रोज़ पड़ रही है तो हम सामने रखें, ऐसे जगह रखें कि तुरंत हमें वो चीज़ मिल जाए, सभी फाइलों से या सभी जगह से हटा के उस चीज़ को रखें। जैसे अगर आपके पास कई सारी किताबें होती हैं और आपका एग्ज़ाम मान लीजिए अभी यूनिवर्सिटी का है, आपको पता है कि आपको इसमें जो है इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, तो वो ऐसी बुक जिससे आपको रिवीजन करना है उसको आपने सबसे पहले रख लिया है अपने जो है जहाँ भी आप टेबल पे पढ़ते हैं वहाँ रख दिया। तो आपने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको रोज़ पड़ रही है। तो इसी के अनुसार इसको क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। सबसे सुलभ स्थान पर डेस्कटॉप के अंदर फाइलों में रख सकते हैं, सभी फाइलों के साथ रख देंगे, मतलब जितनी फाइलें हैं उस कार्यालय में सभी के साथ उसको भी रख देंगे, या अपने मित्र से कहेंगे कि आप रख दो, मतलब आप नहीं करेंगे, जो आपके साथ के हैं कह देंगे आप इसको रख दीजिए। अगर आप किसी और के भरोसे रखेंगे तो जब आपको चाहिए तो फिर आपको उस व्यक्ति को पहले बुलाना पड़ेगा, तब तो आपको पता चलेगी वो फाइल कहाँ है, या इनमें से कोई नहीं। तो कुल मिला के इससे प्रश्न इसी तरीके से आएंगे, सरल रहेंगे, कठिन नहीं होंगे, आप समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा कि सबसे सुलभ स्थान पर रखेंगे, डेस्कटॉप के अंदर फाइलों में रख सकते हैं। मतलब अगर आपको मैनुअली अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो हमारी अलमीरा होगी वहाँ पर हम रिकॉर्ड रखेंगे और ऐसे सेक्शन डिवाइड करेंगे कि जहाँ पे हमें डेली की ज़रूरत हो रही है दैनिक कार्य के लिए उसको अलग रख देंगे, बाकी के लिए अलग रख देंगे, ठीक है। अगर डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अलग अलग टाइप के फोल्डर बना के हम चीज़ों को रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप अपने कार्यालय में लगे मशीन का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे सभी इस समय कार्यालय में आप देखेंगे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर सबको अपने अपने दिए जाते हैं। जितने भी जो वहाँ पे कार्यकर्ता होंगे, जैसे आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, तो आप लोगों को अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रिंटर लगे होंगे, फैक्स मशीन लगी होगी, इसके अलावा भी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को फोटोकॉपी मशीन होती है। ये सभी चीज़ अगर है आपके कार्यालय में तो उसकी सुरक्षा के लिए आपका क्या दायित्व है, आप क्या करेंगे उसके रख रखाव, उसके
मेंटेनेंस के लिए आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि कुछ नहीं करेंगे, ये आपका काम नहीं है, आप कहेंगे ये तो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। दूसरा है समय समय पर उसकी मरम्मत, मेंटेनेंस और साफ़ सफाई जो है करते रहेंगे, करवाते रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इसका दिया हुआ है, जब अधिकारी बोलेंगे तब करेंगे। जैसे कोई चेकिंग पे आए अधिकारी या किसी काम से आए आपके केबिन में या जहाँ पर भी आपका स्थल है, तो होता है ना, देख के जो ऊपर लेवल के कर्मचारी होते हैं तो बोल भी देते हैं कि किस तरीके से मेंटेन है, व्यवस्थित नहीं है, आप लोग करिए। थोड़ी सी डांट फटकार सुनने के बाद आप करेंगे, या तो इनमें से कोई काम आप नहीं करेंगे। आपको बताना है, अपने आप को वहाँ रखिए, सोचिए कि आप क्या करेंगे और जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समय समय पर जो है मरम्मत तथा सफाई करेंगे। जिस तरीके से हम जब CDP मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पोर्शन होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें जो सही चीज़ें होती हैं वो अपने ऊपर जो सही लगता है वो जो है सही आंसर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर आपने CTET की परीक्षाएं दिए होंगे या देते होंगे तो देखेंगे उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको खुद पे केंद्रित करिए तो वो चीज़ रिजल्ट जो अच्छा आपको लगता है वो आंसर होगा, ठीक है। ऐसा हर केस में, हर सब्जेक्ट में लागू नहीं होता, इस टाइप के जो होते हैं सब्जेक्ट टॉपिक उसमें लागू होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। कार्यालय में यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए जैसे कार्यालय है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे आप कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रजिस्टर है, फाइल है, पेन है, यहाँ तक कि वहाँ पे स्टेपलर हैं, और आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटोकॉपी करनी है तो उसके जो पेजेस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑफिशियल वर्क में एक क्लर्क को ज़रूरत पड़ती है जिस पद पे आप जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कदम उठाएंगे, बाज़ार से जाएंगे और ले आएंगे, जैसे आपके यहाँ कोई सामान नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो क्या करेंगे, खुद जाएंगे और लेके आएंगे, या तो एक लिस्ट तैयार करके अपने मित्र को दे देंगे कि जाइए आप लेके आइए, या एक लिस्ट तैयार करके के पत्र के माध्यम से विभाग को सौंप देंगे, या इनमें से आप कोई काम नहीं करेंगे। तो अगर इसको देखें तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको नहीं कुछ जाना है, वहाँ अगर एक पिन तक आती है तो भी उसके आपको शुल्क दिए जाते हैं उस संस्था की तरफ से। तो आप पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे, फिर उस लिस्ट में उस पत्र में, मतलब जो भी लिस्ट होगा पत्र के माध्यम से ही जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हैं उनको सौंपेंगे जहाँ से ये चीज़ें आपको होती हैं। फिर इसके लिए आपको डायरेक्ट लिस्ट मिलती है और सारे सामान आपके आ जाएंगे, ये काम भी आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बना बनाए मिलेगा, आप गए बस सिस्टम पे बैठा और काम किए और चले आए, ये काम नहीं होगा, आपका सब कुछ होगा। इसी वजह से आप में ये टॉपिक रखी गई है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए मेंटेनेंस की, रख रखाव की, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और आज के टाइम में कहीं पर भी हर काम मैनुअली नहीं होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑफिस वहाँ दिया है तो ऑफिस सिस्टम आप पूरा पढ़ के जाइए, ऐसा नहीं है। इस तरीके की प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसी और भी क्या चीज़ें हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है, देखते चलिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यदि आपके कार्यस्थल पर किसी चीज़ का प्रशिक्षण चल रहा, मान लीजिए कोई मुद्दा है उस पर प्रशिक्षण चल रहा है, तो आप पहले से सब कुछ जानते हैं, मान लीजिए जिस चीज़ के लिए प्रशिक्षण है और आपको पहले से उस चीज़ की नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कदम उठाएंगे। मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि अचानक से जब कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल इंडिया में बदलाव हुआ तो हर जगह पे कंप्यूटर सिस्टम पे काम होने लगा, लेकिन जो पहले के कर्मचारी थे उनको तो वो उस बात की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनको ट्रेनिंग दी गई। तो समय समय पर जो जो नई चीज़ें आती हैं सबको प्रशिक्षण दिए जाते हैं, पर उसी प्रशिक्षण के दौरान कुछ ऐसे होते हैं उसमें शामिल जो है प्रशिक्षु, जिनको सब कुछ पहले से पता होता है। अगर आप उसमें शामिल होते, आपको उस जो है मुद्दे के बारे में पता होता, तो आपका क्या कदम होता। प्रशिक्षण में आप शामिल ही नहीं होते क्योंकि आपको आता है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप पत्र लिखकर बता देंगे कि आपको प्रशिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं। या सी ऑप्शन है प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर खुद ही आप जो है प्रशिक्षण देने लगेंगे, यहाँ की नहीं ही रहेगा, ठीक है। या तो डी ऑप्शन है कि प्रशिक्षण में शामिल होंगे तथा सभी प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि आपको आए चाहे ना आए, जो वहाँ का नियम कानून है बाकी कर्मचारियों के लिए, आपको भी उसी को फॉलो करना है। आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको आता हो चाहे ना आता हो, आप भी उसमें शामिल होंगे। उसकी जितनी भी प्रक्रियाएँ होंगे सभी में आपको भी शामिल होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। यदि आपके कार्यालय में किसी सॉफ्टवेयर की नियमित आवश्यकता होती है और आपको उसके विषय में कोई जानकारी नहीं, तो आप क्या करेंगे। मतलब मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई और वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में तो पूछी नहीं गई। हर जगह पे जो एग्ज़ाम होते हैं और वहाँ आपके काम होते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है,
ठीक है। तो आपको मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है नया, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आपको उस पर डेली काम करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? काम आप नहीं करेंगे, मतलब जो उससे रिलेटेड काम होगा उसको छोड़ देंगे। दूसरा है अपने सहयोगियों की मदद से सीख लेंगे, मतलब जो आपके सहयोगी होंगे उसी कार्यालय में उनकी मदद लेंगे और आप उस काम को सीख लेंगे उस सॉफ्टवेयर पे करना। दूसरा है अपने अधिकारी को पत्र के माध्यम से बताएंगे कि विज्ञापन में ऐसा नहीं था, मतलब जब आपकी नियुक्ति हुई तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी कि आपको इस पर भी काम करना है। और दूसरा है या तो काम नहीं करेंगे तो सीधे आप क्या करेंगे? त्याग पत्र दे देंगे। बताइए क्या करेंगे आप ऐसे कंडीशन में? आपको क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अपने सहयोगियों की मदद से जो है हम उसे सीखेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, चाहे जितनी भी चीज़ें आप कर लो कुछ ना कुछ कमी होती है, तो जो नहीं आता उसे सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ ऐसी नॉलेज उसमें आती है कि फिर नहीं पता होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। बताइए आप अपने कार्यालय में प्रभावी संचार के लिए क्या करेंगे, मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके उसके लिए क्या करेंगे आप? जो भी तकनीकी उपलब्ध होगी उसका आप लाभ उठाएंगे, और या आपका ये काम नहीं है कि आप संचारी प्रभाव को इफ़ेक्टिव बनाएं। ए बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब जो भी तकनीकी वहाँ उपलब्ध होगी, जैसे इंटरनेट की सुविधाएं लगी होंगी कम्युनिकेशन के लिए, एआई बेस्ड कुछ चीज़ें होंगी, तो उससे का लाभ उठाएंगे और उससे चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को स्किल को डेवलप करें और किस तरीके से संस्था को आगे बढ़ाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आमतौर पर प्रत्येक कार्यालय में दस्तावेज यानी फाइल बनाने के लिए होता है? अब आप इस क्वेश्चन को देखकर ये नहीं समझिएगा कि आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ना है और आप कंप्यूटर पढ़ने लगें। तो ये चूँकि नॉर्मल चीज़ें हैं और आपके ऑफिस पे वर्क होता है इस पर, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड कर दिया है। तो बताइएगा कि क्या है जिसमें हम दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की तरीके से चीज़ों को बनाते हैं। तो आप सबको पता होगा उसको हम MS वर्ड कहते हैं। वर्ड पे फाइलों को बनाते हैं टोटल, और पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इन सब से कोई लेना देना नहीं है। C लैंग्वेज है आपकी, HTML भी लैंग्वेज है, तो ये सब तो ऐसे ही रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम काम सभी जगह वर्ड पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। किसी कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज को जब कंप्यूटर पर सेव यानी सुरक्षित करके रखते हैं तो फोल्डर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है फोल्डर क्या है आपको बताना है। जो हम फोल्डर का प्रयोग कर रहे हैं तो ये फोल्डर क्या है इसको समझाना है आपको। ये फाइल का नाम है या कई फाइलों का समूह है, एक प्रकार का जो है ये वायरस है, कंप्यूटर वायरस, या तो इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? कई फाइलों का समूह है। ऑप्शन बी। फोल्डर क्या होते हैं? कई फाइल होंगे डिफरेंट टाइप के, उसी का कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नेताओं की नर्सरी क्यों कहते हैं? देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए वो आपके ऑफिस अपकीप से रिलेट करते हुए थे। इस तरीके के जो है सेंटेंस देते हुए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो नेताओं की नर्सरी के नाम से भी जानते हैं, उपसंज्ञा दी जाती है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्या सभी नेता यहीं के हैं, मतलब जितने आप नेता देखते हैं भारत में सब यहीं के हैं? दूसरा ऑप्शन है यहाँ से पढ़कर सभी नेता बन जाते हैं, या ऑप्शन सी है कि इस विश्वविद्यालय से जुड़े मतलब या जिन्होंने पढ़ाई की है कई नेता जो है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन किया है इसकी थ्योरी भी मैंने कराई है, आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी होगी प्लेलिस्ट में। तो कई यहाँ पे रहे हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद रहे हैं और भी कई लोग रहे हैं जो कि ऊंचे पद पर पहुँचे हैं, यहाँ के हिस्से ही जुड़े हैं, तो इस वजह से नेताओं की नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस नंबर का, मतलब क्या रैंकिंग थी इसके केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने में? मतलब ये विश्वविद्यालय जो है उस समय का था ना, इस वजह से यहाँ पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, तो उस समय कलकत्ता बम्बई ही कहते थे, अब कोलकाता मुंबई कहते हैं। ठीक है, तो मद्रास के बाद चौथे नंबर का था, फोर्थ रैंकिंग थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट आपको आंसर देना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पहले अन्य किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी और कब की गई थी? जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो बाद में नाम हुआ, लेकिन उससे पहले जब इसकी योजना बनाई गई थी उस समय इसको किसी दूसरे नाम से डेवलप करके एक बनाया गया था कॉलेज, और उसका नाम बताना है और वो सन भी बताइए कि कब ऐसा किया गया था। तो बताइएगा, ऑप्शन सुनिए। म्योर कॉलेज नाम से स्थापित किया गया था 1886 में, या न्योर कॉलेज 1986, या तो न तो ए ना ही बी,
और प्रयाग विश्वविद्यालय 1886। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्योर कॉलेज 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी शताब्दी वर्ष कब बनाया था, मतलब 100 वर्ष जो होता है कब पूरा हुआ था बताना है। 1887 में, 1987 में, 1878 में या 1978 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब विश्वविद्यालय बनाने की योजना बनाई गई तब उस समय अवैतनिक, मतलब जिनको वेतन नहीं दिया जाता है, एक सचिव बनाए गए थे। उन सचिव को आपको नाम बताना है कि कौन थे उसमें से, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय या प्यारे मोहन बनर्जी या इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्यारे मोहन बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी जो तथ्य पूछे जा सकते हैं उसको मैंने पहले ही बताया है, तो उसको भी MCQ के माध्यम से कवर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है और थ्योरी सेक्शन में भी। UGC की स्थापना किसने की थी ये पूछा जाता है। बताइए UGC, चूँकि जितने भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी होती हैं सबको अनुदान जो है कौन देता है, UGC के माध्यम से मिलता है, उसी से संबद्ध होती हैं, तो UGC के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बताएंगे UGC की स्थापना किसने की, अबुल कलाम आज़ाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या A-B दोनों या विजेंद्र पाल। तो राइट आंसर क्या होगा, A-B दोनों, मतलब अबुल कलाम आज़ाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन दोनों लोग का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में राज्यपाल जिस मतलब प्रदेश में हो की क्या भूमिका होती है, मतलब ऐसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी जहाँ पे राज्यपाल होंगे और जिस प्रदेश में होगी वो यूनिवर्सिटी, तो कुल मिला के राज्यपाल की भूमिका क्या होगी। तो वो विश्वविद्यालय के कुलपति कहलाएंगे, कुलाधि सचिव कहलाएंगे या कुलाधिपति या इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यपाल होंगे वो कुलाधि सचिव कहलाते हैं, चीफ डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है विश्वविद्यालय में। जो विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है आपको बताना है कि वो कुलाधि सचिव होते हैं, उस विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, कुलाधिपति होंगे या प्रतिकुलपति होंगे। तो वो होते हैं चांसलर यानी कुलाधिपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको पहले भी कराया है कि वर्तमान समय में कुलाधिपति कौन है, तो जो राष्ट्रपति हैं आपकी वही हैं द्रौपदी मुर्मू, और जैसे अभी हमने बताया कुलाधि सचिव जो चीफ डायरेक्टर हैं तो आनंदीबेन पटेल। तो ये सब नाम आपको वैसे भी याद होना चाहिए और ये मैंने कराया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, AU की मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली प्रवेश परीक्षा कब हुई थी, 1889 में, 1989 में या तो 1819 में या 1789 ईस्वी में, कब हुई थी आपको बताना है। तो उसकी सबसे पहले जो प्रवेश परीक्षा हुई थी जो 1889 में हुई थी। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराया 21। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की थी कि जिस टॉपिक में आपको ये लग रहा है कि किस तरीके से प्रश्न बनेंगे वो भी आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और आप समझ लीजिए एग्ज़ाम से पहले कि क्या चीज़ें हैं। बाकी आपके जो भी अभी 1-2 सीरीज़ हैं जो सेट बाकी हैं, अभी एग्ज़ाम में आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में तो आज और कल का समय है, परसों आपके एग्ज़ाम ही होंगे, तो उसके लिए वीडियो भी मिलते रहेंगे आपको। आप चाहें तो वहाँ से रिवीजन प्रॉपर करते रहिए और कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए, कंटिन्यू जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।